जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, एक बहुत ही बेहतरीन भर्ती निकली है राजस्थान हाई कोर्ट से, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की। इसके बारे में भाई आपने बहुत सारे वीडियो देख लिया होगा, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से वीडियो बना रहे हैं। कोई इसका सिलेक्शन प्रोसीजर बता रहा है, कोई एज लिमिट के बारे में बता रहे हैं, कोई क्वालिफिकेशन के बारे में बता रहे, लेकिन जो सबसे मेन टॉपिक है उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। और मैं यहाँ पर सबसे मेनली उसी टॉपिक के ऊपर बात करता हूँ जो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल, और वीडियो की तरह आज इस वीडियो में भी हम डिस्कस करने वाले हैं कि यदि आप राजस्थान हाई कोर्ट में जूनियर पर्सनल असिस्टेंट बनते हो तो आपको काम क्या करना होगा, मतलब आपका वर्क प्रोफाइल क्या रहेगा, ड्यूटी टाइम कितना रहेगा, वर्कलोड कितना ज्यादा रहेगा, और सबसे मेन टॉपिक कि भाई प्रोबेशन पीरियड के दौरान सैलरी कितनी मिलेगी और प्रोबेशन पीरियड के बाद कितनी सैलरी मिलेगी। लोग बोलेंगे कि सर नोटिफिकेशन में मेंशन है। भाई नोटिफिकेशन में जो आप सैलरी देख रहे हो ना, 33,800 रुपए 2 साल के बाद में, यदि इतनी सैलरी मिलेगी ना तो ये आपकी ड्रीम जॉब नहीं है। आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो मैं बता दूं, गवर्नमेंट जॉब में जो बेसिक पे होता है ना, वो तो एक नाम मात्र सैलरी होती है। बहुत सारे ऐसे अलाउंस मिलते हैं जिनकी वजह से जो सैलरी है ना 2-3 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। तो यहां पर हम बिल्कुल प्रॉपर वे में डिस्कस करेंगे कि यदि आप जूनियर पर्सनल असिस्टेंट बन जाते हो तो प्रोबेशन पीरियड के बाद में आपको कितनी सैलरी मिलेगी, और ये हम एक ओरिजिनल सैलरी स्लिप के बेस पर हम डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, और बिना एग्जाम के यहां पर सिलेक्शन होगा। कोई एग्जाम नहीं देना आपको, यहां पर बिना एग्जाम के बेस पर सिलेक्शन होगा। क्वालिफिकेशन में मेंशन किया हुआ है कि वो सभी कैंडिडेट यहां पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है। तो क्या सच में केवल ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट यहां पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और क्या सच में सभी ग्रेजुएट कैंडिडेटों का यहां पर सिलेक्शन हो सकता है? भाई लोगों, यहां पर केवल ग्रेजुएशन से काम नहीं चलेगा। आप फॉर्म तो भर सकते हो, लेकिन सिलेक्शन केवल उन्हीं का होगा जहां पर इनको एक स्पेशल तरीके का ज्ञान होगा, ठीक है, जिनके पास एक स्पेशल तरीके का नॉलेज होगा, उन्हीं कैंडिडेटों का यहां पर सिलेक्शन होगा। फॉर्म सभी वो कैंडिडेट फिलअप कर सकते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है, लेकिन सिलेक्शन केवल उन्हीं कैंडिडेटों का होगा जिनको एक स्पेशल तरीके का नॉलेज है। और उसके बारे में भी मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं। तो अभी तक आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको पता चले कि भाई हमें फॉर्म भी फिलअप करना चाहिए या नहीं फिलअप करना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहां पर ये जो नोटिफिकेशन है, इसका जो पहला पेज है, इस पर लिखा हुआ है कि जूनियर पर्सनल असिस्टेंट हिंदी। ठीक है, अब आपको ये तो पता होना चाहिए कि भाई जूनियर पर्सनल असिस्टेंट आखिरकार होता क्या है। ठीक है, इसका काम क्या होता है। सबसे पहले हम इसी को समझते हैं कि भाई इसको काम क्या करना होगा, उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर समझेंगे, और इन दोनों से आपको रियलिटी पता चल जाएगी कि आपको फॉर्म भरना चाहिए या फिर आपको फॉर्म नहीं भरना चाहिए। भाई आपने स्टेनोग्राफर देखा होगा या आपने स्टेनोग्राफर के बारे में सुना होगा। अभी थोड़े दिन पहले DSSB से स्टेनोग्राफर की भर्ती निकली है, उससे पहले SSC ने स्टेनोग्राफर की निकाली थी। ठीक है, स्टेनोग्राफर की मार्केट में बहुत सारी किताबें मिलती हैं। स्टेनोग्राफर मेनली क्या करता है कि जो भाषण होता है उसको वो शॉर्ट हैंड में कन्वर्ट करता है, कीवर्ड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, मतलब जो भाषण है उसको वो क्या करता है प्यारे साथियों, स्टेनो लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अब यहाँ पर जो जूनियर पर्सनल असिस्टेंट है वो क्या काम करेगा, वो भी बिल्कुल ठीक उसी पैटर्न पर काम करता है। यहाँ पर यह भर्ती कहाँ से निकली हुई है, राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर से निकली हुई है। तो आपकी जो ड्यूटी है वो कहाँ पर रहेगी, जोधपुर हाई कोर्ट में रहेगी। अब वहां पर आपको एज ए स्टेनोग्राफर ही काम करना होगा, लेकिन आपको वहां पर हिंदी में काम करना होगा। अब वो कैसे है भाई, हाई कोर्ट में क्या चलेगा, मुकदमा चलेगा। मुकदमे में क्या होगा, जज अपना निर्णय देगा, वकील अपनी बात रखेंगे, और जो मुजरिम है वो अपनी बात रखेंगे। ठीक है, इस तरीके से वहां पर क्या चलती है, मुकदमा चलती है, अदालत चलता है कि चलो जज बोल रहे हैं, वकील बोल रहे हैं, मुजरिम बोल रहे हैं। ठीक है, दोनों पक्ष बोल रहे हैं, जो आरोपी है वो बोल रहा है, दूसरी साइड जो मुजरिम है वो बोल रहा है। ठीक है, एक साइड पीड़ित बोल रहा है, एक साइड वकील बोल रहा है। ठीक है, एक साइड जज बोल रहा है। तो आपका काम क्या रहेगा कि वो कोर्ट की जितनी भी प्रोसेस है, वहां पर जो भी मुकदमा चल रहा है उस कंप्लीट को आपको लिखना होगा, जज ने क्या बोला है, और इसके अलावा जो मुजरिम है उसके वकील ने क्या बोला है, मुजरिम ने क्या बोला है। इसके अलावा जो पीड़ित है उसने क्या बोला है और पीड़ित के वकील ने क्या बोला है।
इसके अलावा बाकी के जो गवाह उन्होंने क्या बोला है। तो अदालत चलती रहेगी, वहां मुकदमा चलता रहेगा। आपको क्या करना होगा कि वहां पर जो भी शब्द बोले जा रहे हैं, जो भी बोला जा रहा है, उसको आपको वहां पर शॉर्ट हैंड में लिखना होगा, मतलब स्टेनो लैंग्वेज में लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद में आप क्या करोगे, उस स्टेनो लैंग्वेज, उन शॉर्ट हैंड को वापस आप हिंदी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करोगे और एक नोटिस या एक फाइल बनाओगे आप। ठीक है, तो मैं एक बार दोबारा समझाता हूं भाई। हाई कोर्ट, जोधपुर हाई कोर्ट में कोर्ट जो है, केस चल रहा है। ठीक है, कोई भी केस है उसके ऊपर मुकदमा चल रहा है। कोर्ट में पूछ गए, एक साइड तो जज बैठा हुआ है, एक साइड दो वकील है। एक वकील है जो मुजरिम का है, एक वकील है जो पीड़ित का है। ठीक है, पीड़ित अपना बयान दे रहा है, मुजरिम अपना बयान दे रहा है, मुजरिम का वकील अपना बयान दे रहा है, पीड़ित का वकील अपना बयान दे रहा है, जज अपना दे रहा है, और इनके जो गवाह वो अपनी अपनी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इन सभी बातों को आपको कोर्ट में बैठकर शॉर्ट हैंड में लिखना होगा, मतलब स्टेनो लैंग्वेज में लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद में आपको उस शॉर्ट हैंड को, उस कीवर्डों को, उस स्टेनो भाषा को आपको वापस हिंदी में ट्रांसलेट करना होगा। ठीक है, और उस मुकदमे की एक फाइल बनानी होगी, ताकि जज को मुकदमा सुनाने में आसानी रहे। आगे यदि डेट दे तो वो पिछली फाइल को पढ़कर उसको पता चले कि भाई पहले हमने क्या कर लिया था काम, अब हमें आगे क्या करना चाहिए। साथ ही साथ एक रिकॉर्ड बनेगा कि भाई ये रिकॉर्ड था इसका, जो इन फ्यूचर कभी भी काम आ सकता है। भाई कोई भी मुकदमा चला है ना, तो उसका कंप्लीट रिकॉर्ड रहता है कोर्ट में, जो आप 10, 15, 20 साल बाद में भी निकलवा सकते हो। आजकल ये ऑनलाइन भी हो गई, तो वो फिर बाद में, वो फाइल बाद में ऑनलाइन होती है। तो आपको काम क्या करना होगा वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ ही गया होगा। यहाँ पर भाई आप सिलेक्शन लेना चाहते हो ना, तो केवल फॉर्म भरने से मतलब नहीं है, आपको यहाँ पर शॉर्ट हैंड का अच्छे तरीके से नॉलेज होना चाहिए, मतलब आपको स्टेनो लैंग्वेज का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। यदि आपको स्टेनो का अच्छा ज्ञान है, शॉर्ट हैंड का अच्छा ज्ञान है, तो आप यहाँ पर बिल्कुल फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा, वो भी बिना किसी एग्जाम के। अब बिना किसी एग्जाम के है तो सिलेक्शन कैसे होगा भाई, केवल 30 पोस्ट है। अब देखो दो सोच है आपकी, आप सोचो तो ऐसे सोच लो कि यार केवल 30 है, हमारा कहां से होगा। और आप पॉजिटिव सोचो तो आप ऐसे सोच सकते हो भाई 30 है, मेरे को केवल एक चाहिए। 30,000 भर्तियां निकलेंगी तो भी मेरे को एक चाहिए, 30 है तो भी मेरे को एक चाहिए। और यहाँ पर ऐसे तो है नहीं कि ये खाली जाएंगे, यहाँ पर किसी ना किसी 30 कैंडिडेटों का तो सिलेक्शन होगा ना। तो भाई आप इस तरीके से कोशिश करो ना कि आपका खुद का हो जाए यहाँ पर। तो यहाँ पर आप मोटिवेट हो भाई, 30 बहुत अच्छी खासी भर्तियां हैं। और आपको पता होना चाहिए भाई, जहां पर हजारों में भर्तियां आती है ना, वहां पर फॉर्म बहुत ज्यादा होते हैं, वहां पर कंपटीशन बहुत जबरदस्त होता है। यहाँ पर केवल 30 है, बहुत सारे कैंडिडेट 30 वैकेंसी को सोच के फॉर्म फिलअप नहीं करेंगे, यहाँ पर कंपटीशन तुलनात्मक रूप से कम होगा। तो यदि आपको शॉर्ट हैंड का और स्टेनो का नॉलेज है ना थोड़ा बहुत भी, तो आपको जरूर फॉर्म अप्लाई करना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में आपने एज लिमिट वगैरह के बारे में देख लिया होगा, नहीं देखा तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि एज लिमिट का क्राइटेरिया देखो। क्वालिफिकेशन के बारे में आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, और इसके अलावा आपने किसी भी एस्टेब्लिश यूनिवर्सिटी से यदि ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकते हो। आपको कंप्यूटर का ज्ञान जरूरी है, क्योंकि आप क्या करोगे, उन कीवर्डों को हिंदी में ट्रांसलेट करके और फिर कंप्यूटर पर ऑनलाइन चढ़ाने का काम भी आपको करना पड़ सकता है। ठीक है, इसके अलावा फिजिकल फिटनेस की बात की जाए तो यहाँ पर किसी तरीके का कोई फिजिकल वगैरह नहीं होगा, आप स्वस्थ होने चाहिए बस, आप भारतीय होने चाहिए। एज लिमिट आपकी एज मिनिमम 18 साल होनी चाहिए, 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेटों को यहाँ पर स्पेशली एज में रिलैक्सेशन दिया गया है। ओबीसी वाले कैंडिडेटों को 3 साल, एससी एसटी वाले को 5 साल। ठीक है, फीस कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो कि आपकी कितनी क्या फीस रहेगी। भाई आप जनरल से और ईडब्ल्यूएस से हो तो आपकी 750 रुपये फीस रहेगी। सॉरी, जनरल से हो आप तो आपकी 750 रुपये रहेगी। आप यदि ओबीसी ईडब्ल्यूएस से तो आपकी 600 रुपये फीस रहेगी। और यदि आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर आप पीडब्ल्यूडी से हो तो आपकी यहाँ पर 450 रुपये फीस लगेगी। ठीक है, अब हम यहाँ पर समझते हैं एक बार इसका सिलेक्शन प्रोसीजर। भाई यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसीजर बिल्कुल सिंपल सा है। ठीक है, एक तो आपका जो एग्जाम सेंटर होगा वो जयपुर में ही होगा। ठीक है, जो सिलेक्शन का सेंटर होगा वो आपका जयपुर में ही होगा। अब इसमें क्या किया जाएगा, आपका हिंदी में शॉर्ट एंड टेस्ट होगा। हिंदी में शॉर्ट एंड टेस्ट का मतलब है कि यहाँ पर दो फेज होंगे। एक तो फेज में क्या होगा प्यारे साथियों, यहाँ पर जैसे डिटेक्शन ऑफ पैसेज ऑफ हिंदी शॉर्ट हैंड टेस्ट, 8 मिनट 70 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए डिटेक्शन की। यहाँ पर क्या होगा कि माइक लेकर किसी के द्वारा लगातार 8 मिनट तक बोला जाएगा।
ठीक है, कोई भी भाषण या कोई भी स्पीच बोला जाएगा किसी के द्वारा माइक लेकर 8 मिनट तक लगातार, आपको उसको सुनना होगा और फिर आपको उसको कीवर्ड में कन्वर्ट करना होगा, शॉर्ट हैंड में कन्वर्ट करना होगा। और आपकी जो शॉर्ट हैंड में कन्वर्ट करने की जो स्पीड है ना, वो 70 वर्ड पर मिनट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, आपका यहां पर एग्जाम सिलेक्शन कैसे होगा भाई, कोई माइक लेकर लगातार 8 मिनट तक कोई भाषण देगा, ठीक है। अब उस भाषण को आपको क्या करना होगा, शॉर्ट हैंड में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। और आपकी ये जो स्पीड है वो 70 वर्ड पर मिनट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। दूसरा, ट्रांजिक्शन एंड टाइपिंग ऑफ डिडक्ट पैसेज इन हिंदी ऑन कंप्यूटर, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, उस शॉर्ट हैंड को वापस हिंदी में ट्रांसलेट करना होगा, किस पर, कंप्यूटर पर, ताकि वो एक फाइल बन सके। और इसका आपको 70 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इसमें पर मिनट कितनी स्पीड होनी चाहिए ये कोई भी फिक्स नहीं है। टोटल 100 नंबर का आपका होगा, ये दोनों कुल मिलाकर, ठीक है, टोटल 100 नंबर का होगा और इन्हीं के बेस पर आपका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। इसके अलावा आपका यहाँ पर कंप्यूटर टेस्ट होगा, स्पीड एंड एफिशिएंसी टेस्ट। भाई आपका जो पेपर है स्पीड टेस्ट होगा, 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 50 नंबर का होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग के लिए आपको, यदि आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कम से कम 20 नंबर चाहिए, और यदि आप OBC EWS और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको कम से कम 22.5 नंबर चाहिए, ठीक है। आपका एफिशिएंसी टेस्ट होगा, 10 मिनट का होगा, 50 नंबर का होगा। यदि आप जनरल OBC EWS से हो तो आपके कम से कम 22.5 नंबर आने चाहिए, और यदि आप SC ST और PWD से हो तो आपके कम से कम 20 नंबर आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका आंसुलिपि टेस्ट होगा, कंडक्टिंग शॉर्ट हैंड टेस्ट, तो आपको शॉर्ट हैंड टेस्ट देना होगा। और शॉर्ट हैंड टेस्ट के लिए भी यहाँ पर पूरा अच्छे तरीके से समझाया हुआ है कि आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट किस तरीके से होगा, ठीक है। तो ये सारा सब कुछ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ ही गया होगा कि फाइनली यहाँ पर सिलेक्शन उन कैंडिडेटों का होने वाला है जिनको शॉर्ट हैंड का बहुत अच्छा खासा ज्ञान है, जिनको शॉर्ट हैंड बहुत अच्छे खासे तरीके से आती है, ठीक है। अब हम सबसे मेन डिस्कस करते हैं कि भाई प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपकी सैलरी कितनी रहेगी। नोटिफिकेशन में मेंशन किया हुआ है कि प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपकी सैलरी क्या रहने वाली है। तो भाई लोगों, प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपकी जो सैलरी है वो रहेगी कितनी, 23,700 रुपये मंथली रहेगी। इसमें आपको किसी तरीके का कोई एक्स्ट्रा अलाउंस नहीं दिया जाएगा, किसी तरीके का कोई इंक्रीजमेंट नहीं होगा, ठीक है। केवल 23,700 रुपये मिलेंगे शुरू के 2 साल तक। जैसे आपका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में आपको रियल सैलरी मिलना शुरू हो जाएगी। प्रोबेशन पीरियड के बाद में आपका जो बेसिक पे है वो शुरू होगा 33,800 रुपये से, ठीक है। भाई लोगों, 3600 ग्रेड पे की जॉब है, लेवल 10 में आती है। पे स्केल आपका 9300 रुपये से लेकर 34,800 रुपये तक रहने वाला है। बेसिक पे आपका 33,800 रुपये से लेकर 1,06,700 रुपये तक रहने वाला है, ठीक है। तो जब आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद पहले महीने का आपका जो बेसिक पे है वो बनेगा प्यारे साथियों 33,800 रुपये, ठीक है। अब देखो, फिलहाल में जो DA है, DNS अलाउंस बोलते हैं, महंगाई भत्ता बोलते हैं हिंदी में, जो फिलहाल में स्टेट गवर्नमेंट, जो राजस्थान गवर्नमेंट है वो 46% दे रही है, ठीक है। अब सपोज दैट अब आपका सिलेक्शन होता है तो 2 साल आपका प्रोबेशन पीरियड निकल जाएगा। प्रोबेशन पीरियड में आपको DA नहीं मिलेगा। प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद में फिर आपको DA मिलना शुरू होगा। तो प्यारे साथियों, जो DA है वो साल में 2 बार बढ़ता है, एक बार जनवरी में बढ़ता है, एक बार जून और जुलाई में बढ़ता है, ठीक है। तो 2 साल में टोटल आपका 4 बार DA बढ़ेगा। तो हम यहाँ पर एवरेज मानकर चल रहे हैं कि भाई टोटल 2 साल में जो 4 बार DA बढ़ेगा इसमें आपका टोटल लगभग एवरेज मिलाकर 12% के आसपास आपका DA बढ़ जाएगा। फिलहाल में 46% है, 2 साल में जो DA कितना बढ़ जाएगा, लगभग 12% बढ़ जाएगा। तो जैसे आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होगा तब तक जो DA वो बढ़कर लगभग 60% तक पहुंच जाएगा। तो हमने यहाँ पर 60% के अकॉर्डिंग DA कैलकुलेट किया है, जो कि 20,280 रुपये बनता है, ठीक है। HRA प्यारे साथियों 9%, 18%, 27% के अकॉर्डिंग मिलता है, ठीक है। राजस्थान में आपको 18% HRA मिलता है। भाई राजस्थान में या तो 9% HRA मिलेगा या आपको 18% HRA मिलेगा। राजस्थान में 30% HRA आपको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो 30% HRA है वो मेट्रो सिटी में मिलता है, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में। राजस्थान में यदि आपकी पोस्टिंग बिल्कुल गाँव में रहती है तो आपको 9% HRA मिलेगा, और यदि आप जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर यहाँ पर ड्यूटी रहती है आपकी, तो आपको जो HRA वो 18% मिलेगा, ठीक है। तो यदि हम 18% के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं तो लगभग 10,000 के आसपास आपका HRA बन जाता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस के मिलेंगे आपको प्यारे साथियों 3,810 रुपये। DA उन TA के मिलेंगे आपको 2,286 रुपये। भाई लोगों, यहाँ पर एक
छोटी सी सिली मिस्टेक है, ठीक है, कि यहाँ पर ये 30% कैलकुलेट किया, ये आपको 18% के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये लगभग 8,000 रुपये के आसपास बनेगा, ठीक है। डी ऑन टी ए के मिलेंगे आपको 2286 रुपए। तो इन सभी को मिलाकर आपकी जो ग्रोस सैलरी है वो बनेगी लगभग 68,316 रुपए के आसपास। कितनी बनेगी? लगभग 68,000 रुपए के आसपास आपकी ग्रोस सैलरी बनेगी, ठीक है। अब इसमें कुछ कटौतियां होंगी, जैसे जीपी आपका कटेगा 2100 रुपए, आरजीएचएस के 460 रुपए कटेंगे, टोटल कटौती हो जाएगी आपकी 2,560 रुपए की, ठीक है। अब हम सबसे मेन टॉपिक पर डिस्कस करते हैं कि आपकी नेट सैलरी कितनी रहेगी जो आपके अकाउंट में पहले महीने में ट्रांसफर की जाएगी। तो प्यारे साथियों, जब आप जूनियर पर्सनल असिस्टेंट बनोगे तो आपकी पहले महीने की प्रोबेशन पीरियड के बाद सैलरी रहेगी लगभग 65,000 रुपए के आसपास। कितनी रहेगी? लगभग 65,000 रुपए के आसपास रहेगी, जो कि बहुत अच्छा खासा अमाउंट है, बहुत अच्छा खासा मोटिवेशन मिला होगा। बहुत शानदार वाला सीन है प्यारे साथियों। वर्कलोड बिल्कुल ना के बराबर है, काम क्या करना होगा आपने समझ लिया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। फिर मिलते हैं हम दूसरे वीडियो में पूरे मोटिवेशन, पूरे डेडिकेशन के साथ।